हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने निषेचन के बारे में अध्ययन किया था कि निषेचन की परिभाषा क्या है, निषेचन कितने प्रकार का होता है, निषेचन कितने चरणों में संपन्न होता है और निषेचन का जीवों के अंदर क्या महत्व होता है। अब इस लेक्चर में हम निषेचन से आगे की क्रियाओं की स्टडी करेंगे, आगे की क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। निषेचन में हमने पढ़ा था जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो दोनों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब इस युग्मनज से भ्रूण का विकास किस तरह से संपन्न होता है, उस भ्रूण के विकास की हमें स्टडी करनी है। उस भ्रूण के विकास का हमें इस लेक्चर के अंदर अध्ययन करना है। तो इसमें सबसे पहले एक परिभाषा होती है भ्रूणोद्भवन। अब भ्रूणोद्भवन दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है इसमें भ्रूण, दूसरा शब्द है उद्भवन। तो भ्रूण की उत्पत्ति होने की क्रिया या भ्रूण के उत्पन्न होने की क्रिया को भ्रूणोद्भवन के नाम से जाना जाता है। भ्रूण जब उत्पन्न होगा, विकसित होगा, उस क्रिया को हम भ्रूणोद्भवन कहते हैं। होता कैसे है इसका उद्भवन? जो युग्मनज बना है उसके अंदर विभाजन की और विभेदन की क्रिया होगी। विभाजन का मतलब होता है एक कोशिका से दो कोशिका बनना, 2 से 4, 8, 16, 32 इस तरह कोशिकाओं का बनना। और विभेदन का मतलब होता है जब कुछ विशेष कोशिकाएं विशेष अंग को बनाने के लिए अलग हो जाती है। जैसे हाथ वाले भाग का निर्माण अलग कोशिकाएं करेंगी, पैर वाले भाग का निर्माण अलग कोशिकाएं करेंगी, तो अलग अलग अंग को बनाने के लिए वो अलग अलग हो जाती है, तो उसे हम विभेदन बोलते हैं। तो युग्मनज में कोशिका विभाजन और विभेदन से भ्रूण के विकास की क्रिया भ्रूणोद्भवन कहलाती है। युग्मनज जो है उसके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता है, विभेदन होता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इस क्रिया को ही हम भ्रूणोद्भवन या एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। भ्रूणोद्भवन को ही इंग्लिश में एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहा जाता है। सेकंड, इसी में नेक्स्ट एक विभाजन होता है विदलन। अब विदलन सिंपल वे में समसूत्री विभाजन है। जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन हम जानते हैं, समसूत्री में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन जो है कई कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो है हमारे युग्मकों में या जो गैमेट्स जो बनते हैं उस दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो विदलन क्या है? युग्मनज में होने वाले प्रारंभिक समसूत्री विभाजन विदलन कहलाते हैं। युग्मनज से जब भ्रूण का विकास स्टार्ट होगा तो उसमें स्टार्टिंग में जो समसूत्री विभाजन होते हैं उन समसूत्री विभाजनों को विदलन या क्लीवेज के नाम से जाना जाता है। विदलन को ही इंग्लिश में क्लीवेज के नाम से जानते हैं। तो विदलन की सिंपल सी डेफिनेशन है युग्मनज में होने वाले आरंभिक समसूत्री विभाजन विदलन कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निषेचन में हमने पढ़ा था कि युग्मनज जो है, युग्मनज का निर्माण फैलोपियन नलिका में होता है। क्योंकि निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में हो रही है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में फैलोपियन नलिका में मिलते हैं, तो फैलोपियन नलिका में युग्मनज बन जाता है। इसके बाद यह युग्मनज फैलोपियन नलिका से गर्भाशय की ओर आता है, क्योंकि भ्रूण का जो आरोपण है वह गर्भाशय की भित्ति पर होगा। तो जब युग्मनज फैलोपियन नलिका से गर्भाशय की ओर गति करता है तो विदलन प्रारंभ हो जाता है। जैसे युग्मनज बनने के बाद वह फैलोपियन नलिका से गर्भाशय की ओर आएगा और इस दौरान ही विदलन की क्रिया या विभाजन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। होता क्या है इसके अंदर विदलन या विभाजन में? युग्मनज एक कोशिकीय अवस्था है, ये हमें दिखाई दे रही है। युग्मनज एक सिंगल सेल्ड स्टेज है। इसमें समसूत्री विभाजन होगा। यहाँ विभाजन हम पहले ही बता चुके हैं कि समसूत्री है, तो यहाँ कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन से 2 कोशिका बनती है, यानी युग्मनज में समसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा। इस 2 कोशिका वाली अवस्था को हम द्विकोशिकीय अवस्था कहते हैं।
ये युग्मनज है, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, दो कोशिकाएं बनी, द्विकोशिकीय अवस्था इसे कहा जाता है। और ये जो आवरण हमने बना रखा है ये जोना पेलुसिडा का आवरण है, जो अंडाणु के चारों तरफ पाया जाता है, वह रेड कलर से जो दिखाया गया है वो जोना पेलुसिडा का आवरण है। अब युग्मनज में समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनी, इनमें से एक कोशिका थोड़ी आकार में बड़ी होती है, एक कोशिका आकार में छोटी होती है। तो बड़े आकार की जो कोशिका है उस कोशिका में विभाजन होता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ये बड़े आकार की कोशिका है, ये छोटे आकार की कोशिका है। तो इस बड़े आकार की कोशिका में विभाजन होगा जिससे तीन कोशिकाएं प्राप्त होंगी, और तीन कोशिकाओं वाली अवस्था को त्रिकोशिकीय अवस्था के नाम से जाना जाता है। जब तीन कोशिकाएं बन जाएगी युग्मनज में तो उसे हम त्रिकोशिकीय, थ्री सेल्ड स्टेज कहते हैं। इन तीन कोशिकाओं में इसके बाद लगातार विभाजन होते हैं, लगातार इनके अंदर डिवीजन होंगे। तीन कोशिकाओं में 3 से 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी, 8 से 16 बनेगी, 16 से 32 कोशिकाएं बनेंगी। तो इस तरह लगातार इसमें विभाजन होते हैं। और जब कोशिकाओं की संख्या विभाजन के द्वारा 16 हो जाती है, यानी इन कोशिकाओं में लगातार विभाजन हुआ और 16 कोशिकाओं की संख्या हो जाती है, उस अवस्था में युग्मनज ठोस हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये त्रिकोशिकीय अवस्था थी, त्रिकोशिकीय अवस्था से 4 कोशिकीय अवस्था बनी, 4 में विभाजन से 8 और 8 से बनी 16 कोशिकीय अवस्था। तो 16 कोशिकीय अवस्था में युग्मनज एक तरह से ठोस स्ट्रक्चर के अंदर या ठोस संरचना में बदल जाता है। और इस 16 कोशिकीय ठोस अवस्था को हम तूतक या मॉरूला कहते हैं। जब 16 कोशिकाएं युग्मनज के अंदर पाई जा रही है, वह ठोस रूप में चेंज हो चुका है, तो उसे हम तूतक या मॉरूला के नाम से जानते हैं। और ये विभिन्न जो कोशिकाएं बनी है, ये सभी कोशिकाएं कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहलाती है। यानी विदलन से जो कोशिकाएं बनती है, उन विदलन से बनने वाली कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर के नाम से जाना जाता है। और तूतक या मॉरूला के निर्माण की क्रिया तूतक भवन या मॉरूलेशन कहलाती है। यानी जिस क्रिया के द्वारा मॉरूला का निर्माण हो रहा है, मॉरूला अवस्था बन रही है, उसे हम तूतक भवन या फिर मॉरूलेशन कहते हैं। और ये पूरी प्रोसेस तूतक भवन की या मॉरूला स्टेज बनने की प्रोसेस 3 दिनों में पूर्ण हो जाती है। निषेचन होने के 3 दिनों बाद यह मॉरूला स्टेज बन जाती है या तूतक भवन या मॉरूलेशन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। अब जब तक ये तूतक भवन या मॉरूलेशन की क्रिया कंप्लीट होगी, तब तक युग्मनज पर जोना पेलुसिडा का आवरण पाया जाता है। यानी 16 कोशिकीय अवस्था मॉरूला अवस्था में युग्मनज पर जोना पेलुसिडा का आवरण उपस्थित रहेगा, बना रहेगा, जो भ्रूण को फैलोपियन नलिका में रोपण से बचाता है। ये जो एनवलप या आवरण है जोना पेलुसिडा, इस बात को निश्चित करता है कि भ्रूण का आरोपण गर्भाशय में ही हो, वह फैलोपियन नलिका में आरोपित नहीं हो जाए। उसे फैलोपियन नलिका में आरोपित होने से बचाने का कार्य इस जोना पेलुसिडा के आवरण के द्वारा किया जाता है। तो ये फर्स्ट हमारी स्टेज है भ्रूण के विकास में, जिसे हम तूतक या मॉरूला कहते हैं। अब एक बार इसे हम डायग्राम से समझते हैं। शुक्राणु अंडाणु आपस में मिले, उनके आपस में मिलने से युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज में समसूत्री विभाजन हुआ, द्विकोशिकीय अवस्था बनी। द्विकोशिकीय अवस्था में से एक कोशिका बड़ी थी, एक कोशिका छोटी थी। बड़ी कोशिका के अंदर विभाजन होगा, त्रिकोशिकीय अवस्था बनेगी। त्रिकोशिकीय अवस्था से चतुर्कोशिकीय अवस्था बनेगी। और जो लगातार विदलन हो रहे हैं उनसे बनने वाली संरचनाओं को हम कोरक खंड या ब्लास्टोमियर कहते हैं। चतुर्कोशिकीय अवस्था से 8 कोशिकीय अवस्था बनेगी, 8 से 16 कोशिकीय अवस्था बनेगी। 16 कोशिकीय अवस्था एक तरह से ठोस संरचना होती है, जिसे हम मॉरूला कहते हैं। मॉरूला के बनने की क्रिया मॉरूलेशन कहलाती है। 3 दिनों में यह क्रिया पूर्ण होती है। मॉरूलेशन की क्रिया तक इस युग्मनज पर जोना पेलुसिडा का आवरण बना रहता है, जिससे कि यह युग्मनज फैलोपियन नलिका में आरोपित नहीं हो। युग्मनज का गर्भाशय में आरोपण हो, इसको निश्चित करने के लिए जोना पेलुसिडा का आवरण इस तूतक या मॉरूला अवस्था के अंदर युग्मनज पर पाया जाता है। तो इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि मॉरूला का निर्माण होगा, मॉरूलेशन क्रिया या तूतक भवन की क्रिया द्वारा मॉरूला का निर्माण होता है। तो मॉरूला जो अवस्था बनी है उससे फिर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था का या कोरक पुटी अवस्था का निर्माण होगा। ये जो हमें दिख रही है अवस्था, इसे हम ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी अवस्था कहते हैं। तो इस क्रिया को हम कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन कहते हैं। तो ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन की परिभाषा क्या है? मॉरूला अवस्था से कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण की क्रिया ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन कहलाती है। अब इस क्रिया के अंदर क्या होता है, गर्भाशय में जब मॉरूला वाली स्टेज पहुंचेगी, फैलोपियन नलिका में मॉरूला वाली स्टेज चलती हुई गर्भाशय के अंदर पहुंचती है, तो गर्भाशय में मॉरूला के पहुंचने पर इसके बाहर की जो घनाकार कोशिकाएं हैं उनके द्वारा चपटी कोशिकाओं की एक परत बनाई जाती है। यानी फैलोपियन नलिका से मॉरूला आ रहा है गर्भाशय में, तो गर्भाशय में आने पर जो मॉरूला की बाहरी कोशिका थी, बाहरी सरफेस पर जो कोशिकाएं पाई जा रही थी, उनके द्वारा चपटी कोशिकाओं की एक परत बनाई जाती है और उस चपटी कोशिकाओं की परत को पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ये जो हमें बाहरी सतह दिखाई दे रही है, इसको हम पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट इसे कहा जाता है। अब पोष कोरक या ट्रोफोब्लास्ट का कार्य क्या है? यह गर्भाशय से भ्रूण को जोड़ने का कार्य करता है। यानी इस ट्रोफोब्लास्ट या पोष कोरक की सहायता से भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता है। गर्भाशय की एपिथेलियम से भ्रूण को ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। जब भ्रूण गर्भाशय में आ जाएगा, गर्भाशय में आने तक उस पर जोना पेलुसिडा का आवरण उपस्थित था, लेकिन गर्भाशय में आने के बाद ये जोना पेलुसिडा का आवरण नष्ट हो जाता है, क्योंकि अब भ्रूण को गर्भाशय के अंदर रोपित होना है, भ्रूण का रोपण होना है, इसलिए ये जोना पेलुसिडा का आवरण लुप्त हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा। इसके बाद मॉरूला में गर्भाशयी तरल का स्त्रवण होता है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट बन गई, इसके बाद इस मॉरूला के अंदर गर्भाशय के तरल जाते हैं। इसके अंदर की तरफ गर्भाशय की तरल की एंट्री होगी। इस भाग में अंदर की तरफ गर्भाशय के तरल अंदर की तरफ गति करते हैं, अंदर की तरफ गर्भाशयी तरल का स्त्रवण होता है। अब जब तरल भाग इसके अंदर जाएगा तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट बना है, यह अंदर उपस्थित कोशिकाओं के समूह से अलग हो जाता है। पहली कंडीशन ये है, ये आंतरिक कोशिका समूह है, ट्रोफोब्लास्ट है। अब इसके अंदर जब तरल गया तो ट्रोफोब्लास्ट जो है आंतरिक कोशिकाओं के समूह से इसके अंदर थोड़ा गैप आ जाता है, ये थोड़ा अलग होगा और जिससे एक गुहा बन जाती है। यानी गर्भाशयी तरल गया अंदर, ट्रोफोब्लास्ट आंतरिक कोशिका समूह से अलग होगा, आंतरिक कोशिका समूह एक सिरे पर चले जाएंगे, एक गुहा का निर्माण होगा जिसे हम कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। तो कोरक गुहा या ब्लास्टोसील क्या होती है? मॉरूला जो स्टेज है उसमें ट्रोफोब्लास्ट बन गया, ट्रोफोब्लास्ट बनने के बाद इसके अंदर गर्भाशयी तरल जाता है मॉरूला में, जिससे जो ट्रोफोब्लास्ट है या पोष कोरक है आंतरिक कोशिका समूह से अलग हो जाएगा। आंतरिक कोशिका समूह से गर्भाशयी तरल जाने पर जब ये अलग होगा तो एक गुहा अंदर बन जाती है जिसे हम कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। अब ब्लास्टोसील में जैसे जैसे तरल बढ़ता जाएगा, गर्भाशयी तरल जैसे जैसे ब्लास्टोसील के अंदर आता है तो इस गुहा का आकार बढ़ता जाता है। जो गुहा है, जैसे जैसे तरल आगे जाता जाएगा वैसे वैसे ट्रोफोब्लास्ट जो आंतरिक कोशिका समूह वो एक सिरे पर स्थित होता जाएगा और इस गुहा का आकार बढ़ता जाता है। और गुहा का आकार बढ़ने पर आंतरिक कोशिका समूह भ्रूण के एक सिरे पर स्थित हो जाता है। ये आंतरिक कोशिका समूह है, भ्रूण के एक सिरे पर यह स्थित हो जाएगा। तरल बढ़ता जा रहा है, ये सिकुड़ती जा रहा है, ट्रोफोब्लास्ट इससे अलग होता जा रहा है, तो आंतरिक कोशिका समूह भ्रूण के एक सिरे पर स्थित हो जाता है और पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं भी चपटी हो जाती है। इनकी तुलना में पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं चपटी हो जाएंगी। अब ऐसी स्टेज जिसमें कोरक गुहा बन गई है, आंतरिक कोशिका समूह एक सिरे पर चला गया है, भ्रूण में ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं चपटी हो गई है, इस स्टेज को कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है।
यानी ऐसी अवस्था है यह जिसके अंदर ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाएं चपटी हो जाती है, अंदर कोरक गुहा बन जाती है, आंतरिक कोशिका समूह भ्रूण के एक सिरे पर स्थित हो जाता है। इस स्टेज को हम कोरक पुटी या फिर ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और मॉरूला से इस कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट के निर्माण की क्रिया ही कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन कहलाती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो स्टेज बनी है हमारी कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट, तो जिस सिरे पर आंतरिक कोशिका समूह उपस्थित होगा उसे सक्रिय ध्रुव कहा जाता है और इसके विपरीत वाले ध्रुव को अल्पक्रिय ध्रुव कहा जाता है। यानी कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में अवस्था में जिस सिरे पर आंतरिक कोशिकाओं का समूह मिलता है उसे सक्रिय ध्रुव कहते हैं और इस सक्रिय ध्रुव के विपरीत वाले ध्रुव को हम अल्पक्रिय ध्रुव कहते हैं। इसके बाद पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की सहायता से ये जो ब्लास्टोसिस्ट बना है या कोरक पुटी बना है गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। इन ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की सहायता से ये ब्लास्टोसिस्ट या कोरक पुटी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम स्तर से चिपक जाएगा, जिस क्रिया को हम रोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। यानी रोपण क्या है, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं की सहायता से ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जुड़ना रोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है। ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जाकर चिपक जाता है और इस सिरे से जुड़ता है, जो सक्रिय ध्रुव है, जो आंतरिक कोशिका समूह है, उस सिरे से ये गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जाकर जुड़ जाता है। अब मानव के अंदर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जब गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से चिपका तो धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम पूरे ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से घेर लेती है। यानी ये जो अपनी स्टेज है, ये जब गर्भाशय में जाकर चिपकेगी तो गर्भाशय में जाकर ये चिपकेगी, एंडोमेट्रियम से अटैच हुई तो एंडोमेट्रियम धीरे धीरे इसको चारों ओर से घेर लेगी। इसलिए मानव के अंदर जो रोपण है उसे अंतराली प्रकार का रोपण पाया जाता, अंतराली प्रकार का रोपण कहा जाता है। यानी ये स्टेज जब गर्भाशय के अंदर गई तो गर्भाशय के अंदर पहले एंडोमेट्रियम से चिपकी, एंडोमेट्रियम से चिपकने के बाद एंडोमेट्रियम इस अवस्था को पूरी तरह से घेर लेगा, चारों ओर से घेर लेगा। इस प्रकार के रोपण को अंतराली प्रकार का रोपण कहा जाता है। रोपण के बाद जब रोपण हो गया, ये स्टेज गर्भाशय के अंदर एंटर कर गई, गर्भाशय के अंदर ये प्रवेश कर गई, इसके बाद आंतरिक कोशिका समूह से एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं। ये भ्रूणीय स्तर है जिनसे भ्रूण के अंगों का निर्माण होगा। तो इसमें आरोपण के बाद इन आंतरिक कोशिका समूह से एक्टोडर्म का और एंडोडर्म का निर्माण होगा। इसके बाद एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और जनन स्तर बनता है जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म एंडोडर्म बन गए, उसके बाद उसके बीच में एक और जनन स्तर का निर्माण होता है जिसे मेसोडर्म के नाम से जाना जाता है। और ब्लास्टोसिस्ट से ये जो तीन जनन स्तर बने हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इनके निर्माण की क्रिया को गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। तो गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन क्या है, ब्लास्टोसिस्ट से तीन जनन स्तरों एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के निर्माण की क्रिया गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है, पहले कोरक भवन होगा, कोरक भवन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, इसका निर्माण कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कोरक भवन है। कोरक भवन के बाद रोपण होगा, रोपण के बाद आंतरिक कोशिकाएं समूह एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का निर्माण करेगी जिसे हम गैस्ट्रुलेशन या फिर गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। अब इसी को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास ऊपर मॉरूला अवस्था थी, मॉरूला अवस्था में अंदर 16 कोशिकाओं का समूह था। तो इसकी बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं वो ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण कर लेती है, अंदर वाली कोशिकाएं आंतरिक कोशिका समूह कहलाएगी। अभी यहाँ जॉना पेलुसिडा का आवरण उपस्थित है। अब इस मॉरूला अवस्था को गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपकना है, इसलिए ये जॉना पेलुसिडा का आवरण नष्ट हो जाता है। ये आवरण जब नष्ट होगा तो जो हमारे पास मॉरूला स्टेज है उसके अंदर धीरे धीरे गर्भाशय के तरल आना प्रारंभ हो जाते हैं। गर्भाशय के तरल आते हैं, गर्भाशय के तरल आने के कारण ट्रोफोब्लास्ट इन आंतरिक कोशिका समूह से दूर होने लगता है। दूर होने लगेगा
तो ट्रोफोब्लास्ट और आंतरिक कोशिका समूह ये है, ये ट्रोफोब्लास्ट है, तो अंदर की तरफ एक गुहा बन जाती है, उस गुहा को हम कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कहते हैं। कोरक गुहा या ब्लास्टोसील बनने के बाद आंतरिक कोशिका समूह एक ध्रुव पर चला जाता है, उस ध्रुव को हम सक्रिय ध्रुव कहते हैं, भ्रूण के एक सिरे पर स्थित हो जाता है, क्योंकि कोरक गुहा का आकार बड़ा, ट्रोफोब्लास्ट भी बड़ा, ट्रोफोब्लास्ट भी फैल गया, चपटा हो गया, तो आंतरिक कोशिका समूह एक ध्रुव पर जाकर पोजिटेड हो जाता है, स्थित हो जाता है, जिसे हम सक्रिय ध्रुव कहते हैं। सक्रिय ध्रुव के सामने जो ध्रुव मिलेगा उसे अल्पक्रिय ध्रुव कहा जाता है। सक्रिय ध्रुव को एनिमल पोल और अल्पक्रिय ध्रुव को वेजिटल पोल भी कहा जाता है। ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तो एक जो संरचना हमें प्राप्त होगी उसे हम कोरक पुटी या ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है पूरी, इसे हम कोरक पुटी या फिर ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसके बाद ट्रोफोब्लास्ट की सहायता से ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपकेगी, उसे हम रोपण या इम्प्लांटेशन या आरोपण कहते हैं। मानव के अंदर जब ये रोपण की क्रिया होगी तो एक गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से ब्लास्टोसिस्ट चिपका है, उसके बाद एंडोमेट्रियम धीरे धीरे इस ब्लास्टोसिस्ट के चारों ओर से इसको घेर लेती है। तो इस प्रकार का जो रोपण है उसे अंतराली प्रकार का रोपण कहा जाता है। अब रोपण के बाद जो ये आंतरिक कोशिकाएं समूह है ये दो प्रकार के जनन स्तर बनाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक और जनन स्तर बनता है जिसे हम मेसोडर्म कहते हैं। ये जनन स्तर आगे भ्रूण के विभिन्न अंगों का निर्माण करेंगे। और ब्लास्टोसिस्ट से या कोरक पुटी से इन तीनों जनन स्तरों एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म के निर्माण की क्रिया गैस्ट्रुला भवन या गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। इसके बाद जो तीन जनन स्तर बने हैं उनसे भ्रूण के अलग अलग अंगों का निर्माण होगा, जिन्हें हम जनन स्तरों की भवितव्यता कहते हैं। फैट मैप ऑफ जर्मिनल लेयर उन्हें बोला जाता है, जिसकी हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गैस्ट्रुला भवन की क्रिया के दौरान तीन प्रकार के जनन स्तर ब्लास्टोसिस्ट से या कोरक पुटी से बनते हैं। पहले स्तर का नाम एक्टोडर्म, दूसरा स्तर मेसोडर्म, तीसरा स्तर होता है एंडोडर्म। अब ये तीनों जनन स्तरों के द्वारा शरीर के निश्चित ऊतक, अंग और तंत्र का निर्माण किया जाता है, जिसे हम जनन स्तरों की भवितव्यता या फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। यानी जनन स्तर आगे जाकर किस ऊतक, अंग, तंत्र का निर्माण करेंगे उसे जनन स्तरों की भवितव्यता कहा जाता है। और अनेक प्रकार के तंत्रों या अंगों के निर्माण में तीनों जनन स्तर, दो जनन स्तर आपस में मिलकर उस तंत्र के निर्माण में भी सहायता करते हैं। अब सबसे पहले एक्टोडर्म द्वारा कौन से हमारे शरीर के भाग बनाए जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे हम, फिर मेसोडर्म द्वारा, फिर एंडोडर्म द्वारा। तो एक्टोडर्म द्वारा एपिडर्मिस और त्वचा के व्युत्पन्न बनाए जाते हैं। हमारी त्वचा के भाग है एपिडर्मिस, अधिचर्म जिसे हम बोलते हैं, उसका निर्माण किया जाएगा। और त्वचा के व्युत्पन्न जैसे बाल है, नाखून है, इनका निर्माण एक्टोडर्म परत के द्वारा किया जाता है। सेकंड, त्वचा के अंदर जो विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जा रही हैं, सेबेसियस ग्लैंड पाई जा रही है, तेल ग्रंथियां, मेमेरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां पाई जा रही है, जेश ग्रंथियां पाई जा रही है। तो त्वचा के अंदर जितनी भी ग्रंथियां उपस्थित है उन ग्रंथियों का निर्माण भी एक्टोडर्म लेयर के द्वारा किया जाता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी तंत्रिका तंत्र का निर्माण भी एक्टोडर्म परत के द्वारा होगा। चालक और ऑप्टिक नर्व जो नर्व्स पाई जाती है, चालक तंत्रिकाएं हैं, देखने से संबंधित जो तंत्रिकाएं ऑप्टिक नर्व, उसका निर्माण भी एक्टोडर्म द्वारा होगा। और नेक्स्ट, नेत्र के रेटिना, लेंस, कॉर्निया, इन भागों का निर्माण एक्टोडर्म करता है। सीलियरी और आइरिस पेशियां, ये नेत्र से संबंधित पेशियां हैं, इन पेशियों का निर्माण भी एक्टोडर्म करेगा।
घ्राण उपकला, हमारे श्वसन तंत्र में जो उपकला स्तर पाया जा रहा है नाक वाले भाग में, उसका निर्माण भी एक्टोडर्म के द्वारा किया जाता है। आंतरिक कर्ण, कर्ण के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, आंतरिक कर्ण। तो आंतरिक कर्ण का निर्माण एक्टोडर्म द्वारा किया जाएगा। लार ग्रंथियां एक्टोडर्म द्वारा बनाई जाएगी। दांतों का जो कठोर भाग है इनेमल, उसे एक्टोडर्म द्वारा बनाया जाता है। पीनियल ग्रंथि को एक्टोडर्म के द्वारा बनाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को एक्टोडर्म के द्वारा बनाया जाता है। एड्रिनल ग्रंथि का मेडुला भाग, 2 भाग होते हैं इसमें, एक कॉर्टेक्स एक मेडुला। तो एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला भाग का निर्माण एक्टोडर्म करेगा। और हाइपोथैलेमस जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण केंद्र है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो उस हाइपोथैलेमस का निर्माण भी एक्टोडर्म के द्वारा किया जाता है। सेकेंड लेयर मीजोडर्म, मीजोडर्म द्वारा डर्मिस भाग या चर्म भाग बनाया जाता है। उसके अंदर जो भी स्थल पाए जा रहे हैं डर्मिस या चर्म में, उनका निर्माण मीजोडर्म द्वारा किया जाएगा। पेशीय ऊतक जो पाए जा रहे हैं हमारी बॉडी में, उनका निर्माण मीजोडर्म द्वारा किया जाता है। संयोजी ऊतक या जो कनेक्टिव टिश्यू पाए जा रहे हैं, उनका निर्माण भी मीजोडर्म द्वारा होगा। अंतःकंकाल जो पाया जा रहा है एंडोस्केलेटन, उसका निर्माण भी मीजोडर्म द्वारा होगा। अंतःकंकाल में अस्थियां, उपास्थियां, ये सारी संरचनाएं आती है, उनका निर्माण मीजोडर्म द्वारा होगा। हृदय और रुधिर वाहिकाएं, हृदय का फॉर्मेशन होगा। रुधिर वाहिकाएं, धमनी, शिरा, केशिकाएं, इनका निर्माण भी मीजोडर्म द्वारा होगा। वृक्क या किडनी मीजोडर्म द्वारा बनाई जाती है। प्रजनन तंत्र की अधिकांश संरचनाओं का निर्माण मीजोडर्म स्तर के द्वारा होता है। जनन नलिका या मूत्र जनन नलिका का निर्माण इसके द्वारा होगा। सीलोम, जिसे हम देह गुहा भी बोल सकते हैं या बॉडी कैविटी बोलते हैं, उसका निर्माण भी मीजोडर्म परत के द्वारा होता है। नेत्र का स्क्लेरोटिक और कोरोइड आवरण मीजोडर्म द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ नेत्र के कुछ भाग एक्टोडर्म ने बनाए हैं, कुछ भाग किसने बनाए? मीजोडर्म ने। तो एक ही अंग के निर्माण में 2 या 3 जनन स्तर भाग ले सकते हैं। एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग का निर्माण मीजोडर्म करता है। प्लिया या स्प्लिन, आरबीसी का कब्रिस्तान जिसे कहते हैं, उसका निर्माण मीजोडर्म करेगा। नोटोकॉर्ड जो पाई जा रही है हमारी, उसका निर्माण भी मीजोडर्म के द्वारा किया जाता है। और दांतों के डेंटाइन भाग का निर्माण भी मीजोडर्म करता है। इसके बाद तीसरा जनन स्तर एंडोडर्म। आमाशय और आंत में जो भी ग्रंथियां पाई जा रही है, आमाशय की ग्रंथियों का, आंत की ग्रंथियों का निर्माण एंडोडर्म लेयर के द्वारा किया जाता है। जितनी भी ग्लैंड्स आमाशय के अंदर उपस्थित है, आंत के अंदर उपस्थित है, वो एंडोडर्म बनाता है। जीभ का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा किया जाता है। श्वसन तंत्र से संबंधित फुफ्फुस, फेफड़े, ट्रेकिया, श्वास नली, श्वसन श्वसनिकाएं, ब्रोंकाई, इन सब का निर्माण एंडोडर्म करेगा। मूत्राशय का निर्माण भी एंडोडर्म करता है। टीजीसी आदि जनन कोशिका, जिनसे शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है, उनको बनाने का काम भी एंडोडर्म करेगा। भ्रूणीय अवस्था में जो गिल्स पाए जाते हैं, उनको भी एंडोडर्म के द्वारा बनाया जाता है। यकृत, अग्नाशय, पाचन ग्रंथियां जो है, इनका निर्माण भी एंडोडर्म के द्वारा किया जाता है। थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, इन चारों ग्रंथियों का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा किया जाएगा। मध्य कर्ण और यूस्टेकियन नलिका का निर्माण एंडोडर्म करता है। यहाँ आंतरिक कर्ण इसने बनाया है, मध्य कर्ण वाला भाग इसने। तो कान के निर्माण में भी ये 2 या 2 से अधिक जनन स्तर सहायक होते हैं। मध्यांत्र का निर्माण एंडोडर्म करता है। और वेजाइना या योनि, मादा जनन तंत्र का जो भाग है, उसका निर्माण भी एंडोडर्म के द्वारा किया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर ये तीनों जनन स्तर विभिन्न प्रकार के तंत्रों, ऊतक, अंग के निर्माण में सहायक होते हैं। इन्हीं के द्वारा भ्रूण में शरीर के विभिन्न अंग और तंत्र बनाए जाते हैं, जिसे हम जनन स्तरों की भवितव्यता या फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स कहते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं।
मानव में भ्रूणीय परिवर्तन में हमारा लास्ट टॉपिक है मानव में भ्रूणीय अवस्थाएं। इससे पहले हमने गैस्ट्रुला ओवन के बारे में पढ़ा है, ब्लास्टुलेशन के बारे में पढ़ा है, मोरुलेशन के बारे में पढ़ा है। और हमें मानव के अंदर भ्रूणीय अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है कि जो 9 मंथ की अवधि है मानव में भ्रूण के विकास की, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होती है। और इसमें सबसे पहले प्रथम सप्ताह या पहले 7 दिन में कौन कौन सी क्रियाएं होती है उनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो प्रथम सप्ताह में सबसे पहले जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं या संसर्ग की क्रिया होती है, तो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने के बाद 24 से 30 घंटे में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले तो 24 से 30 घंटे में निषेचन की क्रिया कंप्लीट होगी, संपन्न होगी। 48 घंटे में जो युग्मनज बन जाता है निषेचन से 24 घंटे में, तो उस युग्मनज में विभाजन से 48 घंटे में द्विकोशिकीय अवस्था का निर्माण हो जाता है। तीसरे दिन यानी 72 घंटे में लगभग मॉरुला अवस्था बन जाती है या तूतक का निर्माण हो जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं। चौथे दिन ब्लास्टोसिस्ट जो है वो गर्भाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है। अभी तक मॉरुला था फैलोपियन नलिका में, वो गति करता हुआ ब्लास्टोसिस्ट के अंदर चेंज होकर गर्भाशय के अंदर चौथे दिन प्रवेश कर जाएगा। और गर्भाशय में 7वें से 8वें दिन रोपण की क्रिया होती है। रोपण के बारे में भी अभी हमने पढ़ा है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से जाकर चिपकता है, उसे हम बोलते हैं रोपण। तो 7वें से 8वें दिन रोपण की क्रिया संपन्न होगी। तो ये सारे चेंजेस जो है फर्स्ट सप्ताह के अंदर आते हैं। लगभग पहले 7 से 8 दिन के अंदर ये चेंजेस भ्रूण के अंदर आएंगे। सेकेंड है द्वितीय सप्ताह, यानी दूसरे सप्ताह के अंदर क्या चेंजेस या क्या विकास होता है। तो दूसरे सप्ताह में ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में पूर्ण प्रवेश हो जाता है। जब रोपण हुआ था तो ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से चिपका था, लेकिन दूसरे सप्ताह में ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरह से इस एंडोमेट्रियम के अंदर प्रवेश कर जाता है। भ्रूणीय डिस्क और बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण होता है। अब भ्रूणीय डिस्क एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो जनन परतों के निर्माण में सहायक होती है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसी से आगे जाकर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म बनेंगे, तो उस भ्रूणीय डिस्क का निर्माण हो जाएगा। बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण हो जाएगा, जैसे एमनियोटॉन है, योक सैक है, एमनियोटॉन है, एलेंटॉन है, कोरियन है। इन बाह्य झिल्लियों का निर्माण, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण द्वितीय सप्ताह में हो जाता है। एमनियोटॉन झिल्ली होती है, योक सैक झिल्ली होती है, कोरियन झिल्ली होती है। इन बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों का निर्माण दूसरे सप्ताह में संपन्न होता है। फिर 14वें दिन आदि रेखा या प्रिमिटिव स्टक का निर्माण होता है। अब आदि रेखा क्या होती है, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें निषेचित अंडे को प्रदर्शित करने वाली रेखा होती है। यानी एक ऐसी लाइन बनती है कशेरुकी प्राणियों के अंडे में जो निषेचित अंडे को दर्शाती है। अनिषेचित अंडे में ये नहीं पाई जाएगी अंडाणु में, लेकिन निषेचित अंडाणु में ये पाई जाती है। तो निषेचित अंडाणु की पहचान कराने वाली रेखा है कशेरुकी प्राणियों में 14वें दिन इस आदि रेखा का निर्माण हो जाता है। ये सारे चेंजेस दूसरे सप्ताह के अंदर कंप्लीट होंगे। इसके बाद तीसरे से छठे सप्ताह के अंदर भ्रूण के अंदर सबसे पहले 3rd सप्ताह में जनन परतों का निर्माण होता है। जनन परतें हम पढ़ चुके हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो तीसरे सप्ताह के अंदर इन एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म का निर्माण हो जाता है। 20वें दिन लगभग तंत्रिका भवन होता है, तंत्रिकाओं का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसे हम तंत्रिका भवन या न्यूरेलेशन के नाम से जानते हैं। 28वें दिन हृदय का धड़कना प्रारंभ हो जाता है। और फर्स्ट बार जो हृदय धड़कता है शिशु का, उस समय उसकी हार्ट बीट 113 बीट पर मिनट होती है। यानी 1 मिनट में हृदय 113 बार धड़कता है। जब स्टार्टिंग करता है, हृदय की धड़कन स्टार्ट होगी तो वो 1 मिनट में 113 बार धड़कता है। ग्रसनी चाप का निर्माण हो जाता है, जो फेरेंजियल आर्क है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक द्रव की मात्रा बढ़ जाती है। जो एमनियोन झिल्ली है उसमें उपस्थित द्रव एमनियोटिक द्रव है,
तो भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका फॉर्मेशन या उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। मस्तिष्क का तीव्र विकास होगा, तेजी से मस्तिष्क के अंदर विकास होने की क्रिया शुरू होती है। फेफड़े और गुर्दे दिखाई देने लगते हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, किडनी है, वो भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं तीसरे से छठे सप्ताह के बीच में। फिर छठे से आठवें सप्ताह पहला चेंज आएगा, बाह्य कर्ण वरना प्रारंभ। ये जो पिन्ना भाग हमें दिखाई दे रहा है इसका उभार स्टार्ट हो जाता है। यकृत में आरबीसी का निर्माण प्रारंभ। अब भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है, जबकि वयस्क में आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो यकृत के अंदर आरबीसी का निर्माण छठे सप्ताह में प्रारंभ हो जाता है। डायफ्राम का निर्माण हो जाता है, श्वसन तंत्र में नीचे जो डायफ्राम वाला भाग पाया जा रहा है तनुपट, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। निप्पल या स्तनाग्र का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, नर हो या मादा दोनों में पाए जाते हैं, तो निप्पल का स्तनाग्र का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। सातवें सप्ताह में अस्थियों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, जो बॉन्स पाई जा रही है हमारी बॉडी के अंदर उनका निर्माण सातवें सप्ताह के अंदर शुरू होता है। आठवें सप्ताह के अंत तक भ्रूण एक छोटे मनुष्य के समान हो जाता है, यानी उसमें छोटे मनुष्य या मनुष्य का रूप होता है लेकिन छोटा रूप होता है। और आठवें सप्ताह के अंत पर भ्रूण को हम गर्भ या फीटस कहते हैं, यानी जब 8 सप्ताह का हो जाता है कंप्लीट भ्रूण तो उसे गर्भ या फीटस के नाम से जाना जाता है। छोटे मनुष्य के समान ये दिखाई देता है। लगभग अधिकांश संरचनाएं जो मनुष्य में होती है वो इस समय तक 8वें सप्ताह तक विकसित हो जाती है। और 8वें सप्ताह के अंत में भ्रूण का आकार छोटे मनुष्य के समान हो जाता है, जिसे हम गर्भ या फीटस कहते हैं। हृदय का पूर्ण विकास हो जाता है 8वें सप्ताह के अंत तक, और हार्ट बीट 167 बीट पर मिनट हो जाती है। स्टार्टिंग में 113 थी, अब हार्ट बीट 167 बीट पर मिनट हो जाती है, यानी 1 मिनट में हृदय 167 बार धड़कता है। इसके बाद 8वें सप्ताह के अंत में ही 80% भ्रूण में दायां हाथ और 20% भ्रूण में बायां हाथ क्रियाशील हो जाता है। यानी जो बच्चा है जो उत्पन्न होगा पैदा होने के बाद वो राइट हैंडेड बनेगा या लेफ्ट हैंडेड बनेगा, इसका निर्धारण भ्रूणीय अवस्था में हो जाता है। 80% भ्रूणों में दायां हाथ एक्टिव होगा तो ये बच्चे आगे जाकर राइट हैंडेड बनते हैं। 20% भ्रूण में बायां हाथ क्रियाशील होगा तो ये बच्चे उत्पन्न होने के बाद लेफ्ट हैंडेड बनते हैं। तो 80% भ्रूणों में दायां, 20% भ्रूणों में बायां हाथ 8वें सप्ताह के अंत तक क्रियाशील हो जाता है। आंख की पलकें विकसित हो जाती है, हमारी आंखों पर जो पलकें पाई जा रही है उनका विकास 8वें सप्ताह के अंत तक हो जाता है। फिर 9 से 12वें सप्ताह, अब 9वें सप्ताह में जो भ्रूण है वो अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देता है, या हम गर्भ बोलेंगे अब इसे, क्योंकि हमने बोला था 8वें सप्ताह के अंत में क्या होता है, गर्भ या फीटस। तो गर्भ अंगूठा चूसना प्रारंभ कर देगा। हाथ पैरों में उसके गति होती है, हल्की वो गति दिखाता है, हाथ पैरों की गति को प्रदर्शित करता है। जो पलकें विकसित हुई थी वो पलकें उसकी क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है। कंठ में बाक रज्जु विकसित हो जाते हैं, जो बोलने की क्रिया में सहायक करते हैं, वो वोकल कॉर्ड का विकास कंठ के अंदर हो जाता है। बाह्य जनन अंग विकसित हो जाते हैं, यानी 9वें सप्ताह में बाह्य जनन अंग विकसित हो जाएंगे, तो इसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, क्योंकि उसके बाहरी जनन अंगों का विकास 9वें सप्ताह में हो जाता है। 10वें सप्ताह में भार 75% अधिक हो जाता है। जो अभी फीटस का जो वजन था गर्भ का वो 10वें सप्ताह में जाकर 75% अधिक हो जाएगा, यानी लगभग दुगना वजन उसके अंदर हो जाता है। 11वें सप्ताह में उंगलियों के निशान और नाखून विकसित हो जाते हैं। हमारी उंगलियों में जो ये निशान पाए जा रहे हैं, इन निशानों का और नाखूनों का विकास 11वें सप्ताह में होता है। और 12वें सप्ताह में होठ और नाक का विकास हो जाता है। तो ये जो सारी क्रियाएं 9वें से 12वें सप्ताह के अंदर भ्रूण के अंदर ये परिवर्तन या भ्रूण का विकास 9वें से 12वें सप्ताह के अंदर इस प्रकार से संपन्न होता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके नोट्स बना सकते हैं।
तीसरे से और चौथे महीने तक भ्रूण के विकास में निम्न परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इसमें सबसे पहले नवजात शिशु जो है या फीटस जिसे हम बोल सकते हैं, वह ग्रहण की गई ग्लूकोज को खुद की आंत द्वारा पचाता है, यानी उसके अंदर इंटेस्टाइन का विकास हो जाता है। माता के रक्त से उसने जिस ग्लूकोज को ग्रहण किया है वह इंटेस्टाइन के द्वारा या आंत के द्वारा उसका पाचन करता है। अब पाचन क्रिया करेगा तो मल का निष्कासन होगा, और शिशु के द्वारा मल का निष्कासन किया जाता है, और फीटस या गर्भ में उपस्थित शिशु के द्वारा मल के निष्कासन की प्रक्रिया या उस जिस मल का निष्कासन किया जा रहा है उसे मेकोनियम कहते हैं। यानी गर्भ में उपस्थित जो फीटस है, गर्भ है या शिशु है, उसके द्वारा जो मल निष्कासित होगा उसे मेकोनियम के नाम से जाना जाता है। दांतों का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब दांतों के विकास का मतलब ये नहीं है कि अंदर ही उसके अंदर दांत उत्पन्न हो जाएंगे। इसका मतलब ये है जो दांतों की इंटरनल स्ट्रक्चर है, जड़ वाले भाग की थोड़ी सी वृद्धि होना, दांतों के जड़ वाले भाग का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। और चौथे महीने में माता को शिशु हलचल का पता चलने लगता है, यानी बच्चा अंदर हलचल करता है तो माता को शिशु की हलचल का पता तीसरे से चौथे महीने में, चौथे महीने के लास्ट तक चलने लगता है। और इस क्रिया को हम क्लिकनिंग कहते हैं। जो शिशु जो हलचल करता है उस क्रिया को क्लिकनिंग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है, जो बालिका शिशु होगा या जो लड़की होगी वो लड़के की तुलना में ज्यादा हलचल करती है। लड़की लड़के की तुलना में ज्यादा हलचल करती है, या क्लिकनिंग की ज्यादा प्रक्रिया लड़की शिशु के द्वारा दर्शाई जाती है। इसके बाद चौथे से छठे महीने तक श्वसन नलिकाओं का पूर्ण विकास हो जाता है। रेस्पिरेशन से संबंधित जो श्वास नली है, श्वसन श्वसनिकाएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उनका विकास हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु एक सफेद द्रव से ढक जाता है। चौथे पांचवें महीने में गर्भस्थ शिशु सफेद रंग के द्रव से ढकता है, जिसे हम बर्निक्स कहते हैं। उस सफेद द्रव को बोला जाता है बर्निक्स। तो उसकी एक लेयर या द्रव की लेयर गर्भस्थ शिशु के चारों ओर हो जाती है। श्रवण अंग पूर्ण विकसित हो जाते हैं, कान का पूरी तरह विकास हो जाता है, और इसीलिए शिशु उच्च ध्वनि के लिए प्रतिक्रिया करता है। बहुत ज्यादा आवाज यदि उत्पन्न हो रही होगी, उच्च ध्वनि की तीव्रता ज्यादा होगी, तो बच्चा अंदर ही गर्भ में से उसके लिए रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि श्रवण अंग पूरी तरह से छठे महीने तक विकसित हो जाते हैं। इसके बाद छठे महीने में सिर पर बालों का उगना प्रारंभ हो जाता है। शिशु के सिर पर बाल उगना 6 मंथ में स्टार्ट होते हैं, और फेफड़ों में श्वसन की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। फेफड़ों के अंदर जो रेस्पिरेशन है या श्वसन है उसकी क्षमता का भी विकास हो जाता है। फिर लास्ट छठे महीने से जन्म तक। अब छठे महीने से और जन्म तक की जो प्रोसेस होगी उसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं इनके द्वारा दर्शाई जाती है। जैसे सबसे पहले छठे महीने में शिशु पलके झपकाता है। जो उसकी पलकें थी जो बंद हो चुकी थी, अब छठे महीने में उन पलकों का झपकाना प्रारंभ हो जाता है। मस्तिष्क में तेजी से वृद्धि होती है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट तेजी से संपन्न होता है। भार में वृद्धि हो जाती है, बच्चे का वजन बढ़ जाता है। 7वें महीने में अश्रु ग्रंथि का विकास होता है, जिनसे आंसू निकलते हैं, उनका विकास शिशु में 7वें मंथ में होता है। और सूंघने की क्षमता का विकास भी होता है, जो सूंघने की जो कैपेसिटी है उसका विकास भी 7वें महीने में होगा। 7वें महीने में ही त्वचा के नीचे ब्राउन फैट या भूरी वसा का निर्माण होता है। त्वचा के नीचे एक फैट की लेयर बनती है जो जन्म के समय तापमान को नियंत्रित करने में या कंट्रोल करने में सहायक होती है। बाहरी जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में ये भूरी वसा या ब्राउन फैट सहायक होगी। 8वें महीने में वायु कोशिकाओं का पूरी तरह विकास हो जाता है। फेफड़ों के अंदर जो वायु कोशिकाएं पाई जा रही हैं, उन वायु कोशिकाओं का पूरी तरह से विकास 8वें माह तक संपन्न हो जाता है। इसके बाद 9वें माह के अंत में प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। प्लेसेंटा क्या है? बच्चे और माँ के बीच जो संपर्क करने वाली संरचना उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से ही बच्चे को माँ से पोषण प्राप्त होता है, श्वसन ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो वो प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा से स्रावित एस्ट्रोजन से माता को प्रसव पीड़ा होती है और बच्चे का जन्म हो जाता है।
तो इस तरह से भ्रूण का विकास या भ्रूण के परिवर्धन की क्रिया संपन्न होती है, या मानव में भ्रूण की अलग अलग समय अवधि पर ये अवस्थाएं पाई जाती है और उन अवस्थाओं के अंदर ये चेंज उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमारा मानव में भ्रूणीय परिवर्तन चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके भी आप नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी प्रकार के बायोलॉजी के अन्य लेक्चर्स के लिए आप YouTube चैनल बायोलॉजी बाय राजेश खंडेलवाल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में एक बेल का बटन होता है, उसको क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन वाला बटन आपको क्लिक करना है, जिससे कि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।